हेलो, मेरा नाम डॉक्टर एन के शर्मा है और इस प्रोग्राम की हम शुरुआत कर रहे हैं 450 से 600 प्लस के। ये जो प्रोग्राम है बड़ा यूनिक प्रोग्राम है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो इस नंबर के आसपास या तो उन्होंने नीट में स्कोर किया है या अपने कोचिंग सेंटर्स में स्कोर कर रहे हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी कर रहे हों। तो दैट मीन्स ये हमने एक कट ऑफ जानबूझ करके रखी है। ये जो बच्चे हो सकता है कि इनको ये प्रॉब्लम आ रही हो कि ये नेक्स्ट लीप कैसे लें, ये 600 नंबर तक कैसे पहुंचा जाए। तो ये हमारा मकसद है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको थोड़ा सा हम मदद करने की कोशिश करेंगे, आपका ध्यान उस तरफ लेके जाएंगे जो हो सकता है आपसे थोड़ी बहुत चूक हो रही हो। तो जो हमारा क्यूमुलेटिव सब टीचर्स का मिलाकर के जो एक्सपीरियंस है, हमने हजारों बच्चों के साथ मिलकर के मेहनत की है मेडिकल एंट्रेंस में, कई सालों से इस काम को करते आ रहे हैं। तो हमारे को थोड़ा सा ये एक एडवांटेज है कि ये पता लग जाता है कि क्यों किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा है, या हो सकता है कि कहां पर वो लैग कर रहा हो सकता है मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हो और रिजल्ट उतना ना आ रहा हो जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये मकसद है बेसिकली इस प्रोग्राम का। तो बायोलॉजी से जो हम शुरुआत कर रहे हैं, बायोलॉजी में हम इस चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, इसे हमने कहा बायोमॉलिक्यूल्स। सो बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आप ये समझिए कि इसमें 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। तो आपको यह समझ में आ गया कि इसका कंट्रीब्यूशन नीट पेपर में 2 और 3 क्वेश्चंस। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। दूसरी चीज ये समझिए कि बायोमॉलिक्यूल्स की इंपॉर्टेंस केवल इन 2-3 क्वेश्चन तक ही लिमिटेड नहीं है। सो बायोमॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को कहते हैं और ये वो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है बायोलॉजी की, जहां पर अगर आपको मॉलिक्यूलर बेसिस पे ये समझ में आ गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है, तो आगे की बायोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी। So this is a very very important thing that I am telling you. So that means this chapter actually carries more weight than its representation in the entrance exam. For example, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर आपको बायोमॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे से आता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। इसी तरह से अगर आपको बायोमॉलिक्यूल्स में बहुत अच्छी तरह से आइडिया है, मेटाबॉलिज्म का आइडिया है, आपको बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है, प्रोटीन्स के बारे में पता है, फैट के बारे में पता है, तो प्लांट फिजियोलॉजी में जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, उसमें जो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स हैं, जो इस तरह के जो मेटाबॉलिक पाथवेज जो सामने आएंगे, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। इसी तरह से आगे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं नर्वस सिस्टम में, वो आपको समझने बहुत आसान हो जाएंगे। बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन है? अमीनो एसिड्स हैं, और या अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। ऐसे ही हॉर्मोन्स हैं, कुछ हॉर्मोन्स क्या हैं? स्टीरॉइड्स हैं। तो यहां पर आपको स्टीरॉइड्स की क्या समझ में आ गई? प्रॉपर्टी आ गई। तो ये सब जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ बायोलॉजी है, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए बायोमॉलिक्यूल्स में। तो मैं एक अच्छे बच्चे से ये कह रहा हूं कि आप केवल इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को इस हिसाब से मत पढ़िए कि ये 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ये समझिए कि ये चैप्टर इस 2-3 क्वेश्चन के आने से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर कि ये चैप्टर एक्चुअली मैंने पर्सपेक्टिव रख दिया कि क्यों आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। अगर कोई चीजें क्लियर होती हैं तो फिर रटने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज कंसेप्ट आपको क्लियर है तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ फैक्ट्स दैट यू रिक्वायर टू रिमेंबर एट द टाइम ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम। डू नॉट इंक्रीज योर बर्डन बाय ट्राइंग टू क्रैम अप एवरीथिंग। हर एक चीज क्रैम करने से काम नहीं चलता। बहुत सी चीजें समझिए, और तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने बेसिक्स को समझ लिया तो आगे की चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम कर क्या रहे हैं? पहले तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके सामने रखिए, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि, और आप भी शायद ये जानते हैं कि प्राइमरीली जो नीट एंट्रेंस एग्जाम है वो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द होता है, बायोलॉजी का एटलीस्ट। सो इस बात को याद रखिएगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक है बायोलॉजी के लिए वो एनसीईआरटी है। पर एक और बात मैं आपको यहां बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस बात को। एनसीईआरटी जो किताब है, अक्सर आपने सुना होगा कि काफी कंडेंस्ड है। काफी कंडेंस्ड का मतलब यह हुआ कि हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशंस ना दिए हुए हों। तो
कई बारी किसी पर्टिकुलर लाइन की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती है। जैसे आप एक मान लीजिए आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, पूरा आपने पेज पढ़ दिया, लेकिन आपको लास्ट तक ये नहीं समझ में आया कि इसमें हुआ क्या है। सो हमारा कहने का मतलब ये, या हो सकता है आपका ध्यान उस तरफ ना जा रहा हो जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर हमारा रोल आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब ये जो गुड टू ग्रेट की जर्नी है, तो अब कहानी केवल गुड से नहीं है, हम कहां ले जा रहे हैं, आपको गुड टू ग्रेट लेके जा रहे हैं। इसमें हमारे हिसाब से जिस टॉपिक पे आपकी नजर होनी चाहिए, या हो सकता है आपसे उस टॉपिक में चूक हो रही हो, हम कोशिश ये करेंगे कि वो आपका जो है ना, उस टॉपिक को इतना आसान कर दिया जाए कंफर्ट जोन में, और ऐड किया जाए आपकी नॉलेज में, ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्या हो सके, बिल्ड हो सके। और सब्जेक्ट के बारे में जब आपका कॉन्फिडेंस आएगा तो आप बड़ी आसानी से बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो मैं भी एनसीईआरटी लेके आता हूं, आप भी अपनी एनसीईआरटी को रखिए अपने पास। अब आप ये देखिए कि इस चैप्टर में मैंने जो टॉपिक लिया है, वो टॉपिक एक थोड़े अनकन्वेंशनल टॉपिक्स लिए हैं। तो बजाय टॉपिक शुरू करने के, एक छोटा सी बात मैं आपको इस चैप्टर के बारे में और बता दूं कि इस चैप्टर में बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कुछ टेबल्स दी हुई हैं। तो अगर आप टेबल्स देखें तो ये जो पर्टिकुलर टेबल है, जैसे आप देख रहे हैं ये टेबल है, दिस इज टेबल नंबर 9.1, दिस इज टेबल नंबर 9.2, आप देख पा रहे हैं पेज नंबर 143। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो और भी टेबल्स इस एनसीईआरटी में है। दिस इज टेबल 9.3, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एक टेबल है, इसको आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखें और भी टेबल्स हैं, ये 9.4 है, इसी तरह से 9.5 एक और टेबल है। ये जो टेबल्स हैं, यहां से अक्सर एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपने 2019 नीट का पेपर देखा है, तो 2019 में ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाली टेबल है, इसमें से कौन कैनालाविन ए उन्होंने पूछा था 2019 में। तो दिस कैन बी अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अक्सर हमने देखा है, एक बार उन्होंने GLUT4 भी पूछा हुआ है, एक बार उन्होंने ये भी पूछा हुआ है कि एंटीबॉडीज जनरली किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इन टेबल से आ सकते हैं, और ये टेबल के सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि ये ऑल और नन प्रिंसिपल है। अगर याद है तो 4 नंबर है, और अगर याद नहीं है तो फिर आएगा नहीं, क्योंकि जो फैक्ट है उसको आप बहुत ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकते एग्जाम में बैठ के। तो पहला तो पॉइंट आपको ये समझ में आ गया। दूसरा, इसी एनसीईआरटी में इस चैप्टर को पढ़ने का एक और तरीका आपको बता रहा हूं कि इस पेज को जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो पेज है फिगर 9.1, फिगर 9.1 अगर आप ये देखें, पेज नंबर 145 आपकी एनसीईआरटी का, कैन यू सी देयर आर large number of structures that have been drawn on this page, and they are written they are present in the NCERT textbook. तो मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी कि आप इन पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं, ये जो पर्टिकुलर जो आपके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बार बार बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कोई डायग्राम आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं बड़े सिंपली कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कीजिए। आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इस मॉलिक्यूल के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी। इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो ये तो फैक्चुअल पार्ट हो गया। इसको सबसे पहले, और इसको बार बार रिपीट करके इतना पक्का कर लीजिए कि अगर यहां से क्वेश्चन आ गया तो 4 नंबर मेरी जेब में आ गए, कहानी खत्म। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो एक तो पार्ट ये हो गया। जिस पर्टिकुलर, जैसे फिर हम उस टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक मैंने आपसे कहा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने डेलिबरेटली जो टॉपिक आज चूज किया है वो आपका ये 9.9, जिसे आप कह रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इज 9.9, व्हिच इज कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। एक तो ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। Number 2, 9.10, what is metabolic basis for living? So 9.10, which is metabolic, so let us rub it, metabolic basis for living. So ये एक चीज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। 9.11, living state, and needless to say some very important points about the enzymes, क्योंकि यहां से बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन आता है। सो जब भी कोई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मली आप ये देखेंगे कि एंजाइम से आएगा या प्रोटीन के स्ट्रक्चर से आएगा।
तो नीट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सा बॉन्ड जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का उसको स्टेबलाइज करने में उतना सहायक नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन किस में है, नीट में है। सो यू मस्ट नो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। हम जानते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन किससे आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी को समझने के लिए प्लीज आप जरूर अपने जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उसके लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आप हमारे कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो मेरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट सलाह यह है कि बड़े ध्यान से वीडियो देखिए, उसके नोट्स बनाइए और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। फिर आप देखेंगे कि एनसीईआरटी बहुत क्लियर हो गई है आपको, उसके जो लाइंस हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली जो लाइन आपको लग रहा था कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए। और इस तरह से आपकी जो प्रिपरेशन है वो क्या हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग और लिविंग स्टेट। तो इसको शुरू करने से पहले 2019 का मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है जो एंजाइम से आया। तो मैंने आपसे ये कहा था कि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन कहां से आ सकता है एंजाइम से। तो इस बार जो क्वेश्चन आया था 2019 का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी साइट्स पर अवेलेबल है और उस पर इस क्वेश्चन को मेरे कहने से जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन था प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में। प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में एक स्टेटमेंट थी और एक स्टेटमेंट एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में कि कंप्लीट एंजाइम किसे कहते हैं। इस तरह की दो स्टेटमेंट्स आई थी और पूछा यह था कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स ठीक है। और बड़े ध्यान से मेरी अगली बात सुनिए, जो लोग पहली बार नीट एंट्रेंस देंगे, जो लोग रिपीट कर रहे हैं उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और जो नए दे रहे हैं उनके लिए बहुत ध्यान से एक बात बता रहा हूं कि एनसीईआरटी जो खुद डिस्टिंक्शन कर रही है अपने खुद के टेक्स्ट में प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम के बीच में एक टाइटली बाउंड है और एक लूजली बाउंड है, उसके अगेंस्ट एनटीए ने आंसर दिया था। तो ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली फॉलो किया था उन्होंने जो आंसर दिया था दे वर सरप्राइज्ड कि उनका आंसर एक्चुअली एनटीए के लिस्ट में नहीं था। एनटीए ने कोई और आंसर दिया था। दिस क्वेश्चन वाज चैलेंज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया बट एनटीए स्टक टू द आंसर। दिस वाज contrary to the statements that were given in the NCERT. I am making a very, very strong and important point here. ये मैं कह देना चाहता हूं कि जो एनसीईआरटी का जो एनटीए का जो आंसर था मेरी नजर में वो आंसर बिल्कुल ठीक था। इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक आपको जो इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम के बारे में प्रोवाइड की है टेक्स्ट में एनसीईआरटी में, उसमें प्रॉब्लम है। अगर आपने नए एडिशन देखे हैं एनसीईआरटी के तो कुछ एनसीईआरटी ने अपनी मिस्टेक्स को रिमूव भी किया है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन स्टेम, आप देखिए पुरानी अगर एडिशन देखेंगे आप एनसीईआरटी की तो वो ये कहते हैं कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलाकर के ब्रेन स्टेम बनाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सेरिबेलम इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। और आप देखेंगे कि जो न्यू एडिशन है एनसीईआरटी का उसमें उन्होंने इस चीज को हटा दिया। नाउ दे से दैट मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला दैट फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज द ब्रेन स्टेम। सो दैट इज अ कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आप अपनी जब एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और आपको ये लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन शायद इसमें उतनी एक्यूरेट नहीं है या कंफ्यूजन पैदा कर रही है, इमीडिएटली टॉक टू योर टीचर एंड मेंटर एंड गेट द कंसेप्ट एब्सोल्युटली करेक्टली रेक्टिफाइड। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सो इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा 2019 में जो आया था। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जनरली लोग कई बार ये सोचते हैं कि पेपर कैसा आएगा। देखिए इसके बारे में चिंता मत कीजिए। अगर पेपर आसान आया तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, अगर पेपर थोड़ा सा मुश्किल आया तो कट ऑफ नीचे आएगी। इट हार्डली मैटर्स। हम ये जानते हैं कि पेपर इर्द गिर्द किसके होगा, एनसीईआरटी के होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपको एक एक लाइन किसकी आनी चाहिए, एनसीईआरटी की आनी चाहिए। पर क्या केवल एनसीईआरटी पढ़ने से आपको एक एक लाइन आ जाएगी? द आंसर इज सर्टेनली नो, क्योंकि एनसीईआरटी की उस लाइन की एक्सप्लेनेशन चाहिए ताकि आपको वो लाइन अच्छे से समझ में आ जाए और रटनी ना पड़े। क्या आप दोनों किताबें पूरी की पूरी एक एक लाइन रट के एग्जाम में जा सकते हैं? अगर आप जा सकते हैं तो मतलब यू विल बी अ वेरी वेरी यूनिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड, वेरी वेरी यूनिक पर्सन। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। लेकिन मेरे हिसाब से तो आप हर चीज रट नहीं सकते हैं। और रटने के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम कीजिए, कुछ चीजों को समझ लीजिए। तो जब जो चीज समझ में आ जाती है फिर उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो
फिर मैंने क्या कहा कि स्टडी किसके अराउंड होनी चाहिए, एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। और उसी कोशिश में मैंने ये 3 टॉपिक जो मैंने आपको बताया 9.10 which is the dynamic state of body constituents, the concept of metabolism, the metabolic basis of living, the living state, और थोड़ा सा पॉइंट्स मैं किसके बारे में बताऊंगा, एंजाइम्स के बारे में बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपके पास आपकी एनसीईआरटी होगी। मैं कुछ लाइंस की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। तो अगर आप 9.9 के डिस्कशन में देखें तो जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपकी एनसीईआरटी एक लाइन कह रही है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज एवर मेड वाज द ऑब्जर्वेशन दैट ऑल दीज बायोमोलिक्यूल्स हैव अ टर्नओवर। So the word is actually turnover. So which means that suppose you take a meal and this meal is rich in carbohydrates. So you have ingested, say for example, starch. You hydrolyze the starch. So see the word that I am using. I am not saying digesting simply. So I am saying hydrolyzing because you know that digestion is hydrolysis. तो जब आप इस चीज को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और उस ग्लूकोज को जब बॉडी में एब्जॉर्ब करके सेल के पास पहुंचाते हैं तो वो उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसको यूज करते हैं। कई बार ग्लाइकोजन स्टोर कर लेते हैं और देयर आर सो मेनी थिंग्स। ऐसी आप अमीनो एसिड्स को लेके जाएंगे तो अमीनो एसिड से आप क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। इसी तरह से आपकी बॉडी में कई मेटाबोलाइट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो नथिंग इज स्टैटिक, इट इज अ डायनामिक स्टेट। देयर इज अ कांस्टेंट चर्निंग ओवर विच इज कॉल्ड एज टर्न ओवर। सो इसका मतलब ये लगातार चेंज होते जा रहे हैं। तो इसका एक और इसका मतलब ये हुआ एग्जाम में कि इस तरह का स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा कि कोई चीज अगर आपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर ली है तो वो वैसे ही काफी टाइम तक रहेगी। नो, आपने बॉडी में किसी चीज को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, तो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए किया होगा। हो सकता है वो कुछ और बना रहा हो सकता है वो स्टोरेज अभी आप कर लें लेकिन बाद में उसको तोड़ लें। सो देयर इज अ कांस्टेंट टर्नओवर। पहला पॉइंट तो आपको मेरे को ये बात बतानी थी कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। दूसरी चीज आपकी एनसीईआरटी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कह रही है कि सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इनसाइड द सेल। सो दैट मींस ये जो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस है इसको आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है, मेटाबॉलिज्म कह रही है। सो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। दिस इज प्रीटी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये सारे के सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हो रहे हैं, मेटिकुलसली हो रहे हैं, बिना किसी एरर के हो रहे हैं और एक कॉन्स्टेंसी के अंदर हो रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। सो कुछ नहीं है, अगर आप सेल के अंदर झांकेंगे तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग टुगेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। और ये सारे के सारे आपकी बॉडी के फंक्शंस को कर रहे हैं। आप डाइजेशन को उठा लीजिए, आप मसल कॉन्ट्रैक्शन को उठा लीजिए, आप नर्व कंडक्शन को उठा लीजिए, सब में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कन्वर्जन्स आर इन्वॉल्व्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। सो दैट मीन्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग एट अ place under appropriate conditions and is trying to maintain a constancy in the body. This is a very, very important thing, and there is a dynamic thing and there is a constant turnover of these biomolecules. They are being constantly changed. This is a very, very important concept to understand. इसके बाद आप ये समझिए कि वो ये कह रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी दे रही है कि रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड्स मेकिंग एन अमीनो एसिड इनटू एन अमीन। इस लाइन को देखिए ध्यान से अपनी एनसीईआरटी में, पॉज कीजिए वीडियो को, जो मैंने अभी लाइन पढ़ी है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। से फॉर एग्जांपल इसको क्या कहना चाह रही है एनसीईआरटी की, मान लीजिए ये ग्लाइसिन है। सो दिस इज ग्लाइसिन, COOH. You know that glycine is the simplest amino acid. So you remove carbon dioxide from this particular place. तो क्या कह रही है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कह रही है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अमीनो एसिड्स मेकिंग एन अमीनो एसिड इनटू एन अमीन। सो दैट मीन्स अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो ये NH2 और यहां पर CH3 आ जाएगा।
So this would be CH3. This is what is called as amine. और amines बायोलॉजिकली काफी एक्टिव होते हैं और आपकी बॉडी में बहुत सारे जो बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो एक्चुअली क्या हैं, अमीन है। तो ये वो एग्जांपल है जो आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि आप अमीनो एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके क्या बना रहे हैं, अमीन बना रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह से एक और बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपकी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही है कि जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं, तो मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब ये है कि मान लीजिए एक केमिकल रिएक्शन है और वो केमिकल रिएक्शन इंटरलिंक्ड है दूसरे से, दूसरा किससे, तीसरे से। तो ये जो इंटरलिंक्ड केमिकल रिएक्शंस हैं जहां पर किसी का एंड प्रोडक्ट किसी का सबस्ट्रेट बन सकता है, इसको आप कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। और यहां पर आपकी एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आपका ध्यान दिलाने की कोशिश कर रही है कि ये जो पर्टिकुलर पाथवे हैं, they are either linear, they may be circular, you know about Krebs cycle। तो यहां पर आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि दिस इज, ये लाइन देखिए, these metabolic pathways are similar to automobile traffic in a city, these pathways are either linear or circular। तो अगर आप देखें ग्लाइकोलिसिस would be a linear type of metabolic pathway। आप जानते हैं 10 स्टेप्स के बाद में पायरुवेट बनता है। क्रेब्स साइकिल, नाम ही हमने क्या दे दिया, साइकिल दे दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सर्कुलर पाथवे हो गया। एंड दे क्रिस क्रॉस विद ईच अदर, देयर आर traffic junctions, so flow of metabolic pathway has a definite rate and direction। so इस बात को ध्यान रखिए कि ना केवल ये लीनियर है, आपकी एनसीईआरटी कह रही है, ना केवल ये क्या हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, ये क्रिस क्रॉस भी कर सकते हैं। अब यहां से मैं आपको जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे बताता हूं। सो उम्मीद है आपने ये पढ़ा भी होगा, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं बहुत अच्छे बच्चों से बात कर रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस चीज को पढ़ा होगा। अब ध्यान दीजिए, जो मैं आपको एक मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, दिस विल बी फ्रॉम जेनेटिक्स। तो आप जानते हैं कि ये एक अमीनो एसिड है फिनाइल एलेनिन। तो इस लाइन की अब इंपॉर्टेंस समझिए कि क्रिस क्रॉस कैसे कर रहे हैं। सो किस तरह से क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, मेटाबॉलिक पाथवे किसे कह रहे हैं। तो फिनाइल एलेनिन आपकी बॉडी में कन्वर्ट होता है, आपको याद होगा, टायरोसिन। सो ये वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज वन रिएक्शन। So this is one reaction, this phenylalanine can be converted into tyrosine। हम ये जानते हैं कि इस टायरोसिन को, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, अगर आप आयोडीन के साथ में ऐड करें तो यू कैन मेक आयोडोथायरोनीन्स। सो दैट मीन्स दीज आर थायराइड हॉर्मोन्स। ये थायराइड हॉर्मोन्स हैं जो टायरोसिन से बन सकते हैं। पहली चीज आप देख रहे हैं ये किस तरह से क्रिस क्रॉस होना शुरू हुआ, किस तरह से इंटरलिंकिंग होनी शुरू हो गई। इसी तरह से इस टायरोसिन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं डोपा में, और इस डोपा से आप बना सकते हैं कैटेकोलामीन्स। तो कैटेकोलामीन्स में कौन हो गया, डोपामीन, और कौन हो गया, एड्रिनलिन, और कौन हो गया, नॉर एड्रिनलिन। इन चीजों को आपने क्या कहा, कैटेकोलामीन्स, catecholamines। So these are some very very important neurotransmitters that I am talking about। तो आप जानते हैं, इसको आप देखिए, हमने बताया कि एड्रिनलिन को आप जानते हैं एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, नॉर एड्रिनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। अब ये मेटाबॉलिक पाथवे बनता जा रहा है, और हमने ये कहा ये डोपामीन आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी कमी से पार्किंसंस डिजीज हो सकती है। 2005 नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और आप जानते हैं कि इसके रीअपटेक को इनहिबिट करती है या इंटरफेयर करती है एक ड्रग जिसे हम कहते हैं कोकेन, और इसीलिए कोकेन सीएनएस स्टिमुलेंट है। तो आप देख रहे हैं कि मैं कहां से कहां जा रहा हूं। क्यों जरूरी है बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना, केवल बायोमोलिक्यूल्स के नहीं। तो मुझे डोपामीन पे एक क्वेश्चन और याद आ गया कि इसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज होती है। मुझे यह भी याद आ गया कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मुझे पढ़ाया गया है कि कोकेन इंटरफेयर्स विद द सेलेक्टिव रीअपटेक ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर। तो अगर इसका रीअपटेक नहीं होगा तो ये ज्यादा देर तक अपना काम करती रहेगी, और इसीलिए इट एक्ट्स एज अ सीएनएस स्टिमुलेंट। सो दिस एक्ट्स एज अ सीएनएस स्टिमुलेंट। और एक बात ध्यान दीजिए,
तो एक और चीज ये समझिए कि इसी डोपा से आप एक पिगमेंट भी बना सकते हैं। दिस पिगमेंट इज कॉल्ड एज मेलानिन। सो यू नो अबाउट मेलानिन। सो मेलानिन ये आपकी स्किन की पिगमेंटेशन देता है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्रिस क्रॉस कर रहा है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे बना रहा हूं, और यही टायरोसिन को जब आप मेटाबोलाइज करते हैं तो एक और कंपाउंड बना सकते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा, इसे हम कहते हैं होमोजेंटिसिक एसिड। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज होमोजेंटिसिक एसिड। फिर आप इस होमोजेंटिसिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं फ्यूमरेट में या फ्यूमेरिक एसिड में। देखिए जनरली मैं आयन की फॉर्म में लिखूंगा, और एसीटेट में, और इसको बॉडी से क्या किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है। नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिक पाथवे। इसे आप मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। आप जा देख रहे हैं कि एक चीज दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, और आप ये देख रहे हैं कि ये वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे एक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक के लिए रोड्स बनाई जाती हैं सिटी में, उसी तरह से ये क्रॉस भी कर रहे हैं, क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, और बहुत स्मूथली चलते रहते हैं। एक और बात आपकी एनसीईआरटी कह रही है जो मैं इसी पाथवे में इस्तेमाल करूंगा, वो ये है कि यहां पर आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि another feature of these metabolic reactions is that every chemical reaction is a catalyzed reaction। और फिर आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि there is no uncatalyzed metabolic conversion in living system। सो ये बात याद रखिएगा कि कोई भी रिएक्शन, मेटाबॉलिक कन्वर्जन अगर लिविंग सिस्टम में, मैं केवल ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर लिविंग सिस्टम में हो रहा है तो तय है कि उसको कोई ना कोई एंजाइम कैटालाइज कर रहा होगा। देखिए जो ऑल वाली स्टेटमेंट्स हैं वो बायोलॉजी में बड़ी आसानी से ठीक नहीं होती। आप जानते हैं बायोलॉजी एक्सेप्शन की साइंस है, तो यहां पर तो हम ये कह रहे हैं ऑल मेटाबॉलिक कन्वर्जन्स। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट द एनसीईआरटी इज सेइंग। तो ये दे आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। तो आपकी एनसीईआरटी कह रही है जो नॉर्मली फिजिकल प्रोसेस है, दैट इज डिसॉल्विंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वाटर, इज एक्चुअली कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम इन द लिविंग सिस्टम। तो आपकी बॉडी में आप जानते हैं इस एंजाइम का नाम क्या है? शाबाश, बताइए। यस, यू आर राइट। द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एंड डू यू नो दैट इट इंक्रीजेस दिस रेट ऑफ रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स। कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ द एंजाइम? ये भी एक शब्द मैंने एनसीईआरटी से लिया है, द इनक्रेडिबल पावर ऑफ द एंजाइम। और आप ये जानते हैं कि ये रिएक्शन पिवटल है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक कंपाउंड को आपकी बॉडी से बाहर रिमूव करने के लिए। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब हम ये कह रहे हैं कि यहां पर भी हर एक रिएक्शन कौन कैटालाइज कर रहा होगा? एंजाइम कर रहा होगा। तो आप जेनेटिक्स में देखेंगे कि ये एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस। लेट अस राइट ए। इसको हमने क्या कहा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस। मैं 2-3 एग्जांपल ले लेता हूं। और यहां पर अगर आप देखें तो एक और एंजाइम यहां पर हो सकता है जो होमोजेंटिसिक एसिड को फ्यूमरेट और एसीटेट में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह से हो सकता है कोई एंजाइम हम यहां पर देखें, वो एंजाइम क्या बना रहा हो, डोपा को किस में कन्वर्ट कर रहा हो? मेलानिन में। तो मैं ये 3 एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल ले लेता हूं। अब आपको मैं ये याद दिलाता हूं, अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी है, कि अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट है तो फिनाइल एलेनिन आपकी बॉडी में इकट्ठा होगा, और फिर आप जानते हैं कि उसका फिनाइल पायरुवेट बनता है, और उस चीज को फिर यूरिन से क्या किया जाता है? एलिमिनेट। और डिजीज को कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। डिजीज को क्या कहते हैं? फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो एक तो ये वाली बीमारी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। दूसरा, अगर ये एंजाइम खराब हो गया तो बॉडी में होमोजेंटिसिक एसिड इकट्ठा होगा, और होमोजेंटिसिक एसिड को आप एल्केप्टॉन भी कहते हैं, और अगर ये यूरिन में पास होगा तो उस बीमारी को आप एल्केप्टोन्यूरिया कहते हैं। अगर सी एंजाइम नहीं होगा तो मेलानिन नहीं बनेगा। मेलानिन नहीं बनेगा तो आप समझ गए ऑक्यूलोकुटेनियस एल्बिनिज्म। ये बहुत कॉमनली आपने जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है। ये बीमारी भी इसी मेटाबॉलिक पाथवे में है। सो कैन यू इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे? सो वी आर लुकिंग एट फिनाइलकीटोन्यूरिया, वी आर लुकिंग एट एल्केप्टोन्यूरिया, वी आर लुकिंग एट ऑक्यूलोकुटेनियस एल्बिनिज्म। और अगर ये एंजाइम भी अगर मान लीजिए नहीं है और आप इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो इकट्ठा हो जाएगा
टायरोसिन, और टायरोसिन इकट्ठा हो जाएगा तो इसको आप टायरोसिनोसिस या टायरोसिनीमिया कहते हैं, लिवर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो सच अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे। अब आपको समझ में आया कि एनसीईआरटी क्या कह रही है, क्रिस क्रॉस हो रहा है, स्मूथ ट्रैफिक की तरह चल रहा है, और ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको अब ये जो कंसेप्ट आपकी एनसीईआरटी बताने की कोशिश कर रही है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी मेटाबॉलिक पाथवे से मैं आपको जेनेटिक्स का एक और कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूं। इधर देखिएगा ध्यान से। हम ये कह रहे हैं कि अगर मेटाबॉलिक पाथवे है, से फॉर एग्जांपल जहां पर इंटरडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शंस होंगे, ये बात मुझे समझ में आ गई। ए कन्वर्ट हो गया बी में, इसको एंजाइम E1 ने कैटालाइज किया। क्योंकि एंजाइम ज्यादातर प्रोटीन है तो कोई जीन इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, चलिए हम इसको G1 मान लेते हैं। इसी तरह से दूसरा होगा E2, इसको हम G2 एंजाइम G2 जीन का एक्सप्रेशन मान लेते हैं, ये कन्वर्ट हुआ C में। अब आप जानते हैं कि किस तरह से डाइवर्सिफाई हो सकता है एक मेटाबॉलिक पाथवे, इसको आप डी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ई में भी। एंड लेट अस से दिस इज एंजाइम E3 बिकॉज ऑफ जीन G3, दिस इज एंजाइम E4 बिकॉज ऑफ लेट अस से जीन G4, एंड देन वी से कि इट इज कन्वर्टेड इनटू F एंड G, एंड वी विल कॉल इट एज एंजाइम E5 एंड G5, E6 एंड G6। तो ये मैंने आपके सामने एक मेटाबॉलिक पाथवे बना दिया। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इस बात को बहुत ध्यान से ये समझिए कि मैं ये जानता हूं कि जीन का एक्सप्रेशन प्रोटीन होता है, एंड ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, और हर एक मेटाबॉलिक कन्वर्जन अभी आपने पढ़ा एनसीईआरटी में, इज कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम। और हम ये कह रहे हैं कि इस मेटाबॉलिक पाथवे के 3 एंड प्रोडक्ट हैं जिसे हम DFG कह रहे हैं। तो हाइपोथेटिकली अगर हम ये माने कि इसकी वजह से हेयर कलर होता है, इसकी वजह से स्किन कलर होता है, दिस इज हाइपोथेटिकल एग्जांपल दैट आई एम टेकिंग, और इसकी वजह से स्किन कलर होता है। तो अब आप ये समझ गए कि अगर मान लीजिए G6 खराब हो जाए तो एंजाइम E6 नहीं बनेगा, और एक कैरेक्टर अफेक्ट होगा जिसे आप कहते हैं आई कलर, तो आई कलर नहीं बनेगा। लेकिन अब आप ये सोचिए कि अगर किसी वजह से G2 खराब हो गई तो एंजाइम E2 नहीं होगा, और एक इस जीन की खराबी की वजह से तीनों कैरेक्टर अफेक्टेड होंगे। तो आपको नहीं लगता कि मैं आपको मेटाबॉलिक बेसिस बता रहा हूं प्लियोट्रॉपी का, कि क्यों कुछ जीन प्लियोट्रॉपिक होती हैं? तो अब आपको समझ में आ गया कि इस मेटाबॉलिक पाथवे के इंटर रिलेशन की वजह से, क्रिस क्रॉस की वजह से, जो अर्ली एक्टिंग जीन्स हैं वो जनरली क्या होंगी, प्लियोट्रॉपिक। और इस तरह की जीन की डिफेक्ट से जो डिजीज होगा उसके बहुत सारे साइन सिम्टम्स होंगे, वो बहुत सारे क्या कहते हैं ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा, और इस तरह की डिजीज को डिजीज ना कह के जनरली आप सिंड्रोम कहते हैं। तो ये एक और बात मैंने इसी लाइन से आपको समझाने की कोशिश की है। एक और बात समझाने की कोशिश करता हूं। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। इफ यू अंडरस्टैंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देन हाउ इजी इज इट टू अंडरस्टैंड द लेटर थिंग्स इन बायोलॉजी। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल हियर। सो आप में से कईयों ने पढ़ा होगा कि एपिस्टेसिस होता है, तो एक नॉन एलिलिक जीन किसी दूसरी नॉन एलिलिक जीन को काम नहीं करने देती। सो लेट अस से कि आप किसी एक ऑर्गेनिज्म में A इज कन्वर्टेड इनटू B एंड B इज कन्वर्टेड इनटू C, and let us say that G1, therefore the enzyme E1 is responsible for this conversion, and G2 and enzyme E2 is responsible for this conversion. Now please understand this very important thing. The person has a genotype of G1, both dominant alleles are present. Both dominant alleles are present, so enzyme E1 will be formed. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर ये दोनों की दोनों अलील्स प्रेजेंट हैं तो ये एंजाइम E1 बन रहा होगा, और तय है कि एक इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा B में। लेकिन मुझे ये बताइए कि यहां पर अगर ऐसा हुआ स्मॉल g2 दैट मीन्स ये दोनों रिसेसिव हैं और ये एंजाइम नहीं बन पा रहा, कौन सा E2, तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा और फिनोटाइप बनेगा नहीं। इसका मतलब इस जीन ने इस जीन के एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस कर दिया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ एपिस्टेसिस। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दीज ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स? तो जब आपको ये बातें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं तब आपको सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है, इट बिकम्स इंटरेस्टिंग, और रटने पे आपकी जो डिपेंडेंस है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये था जो मैंने 9.10 के बारे में आपको बताया। अब हम देखेंगे 9.9 के बारे में आपको बताया, और अब जो हम देखेंगे वो 9.10
9.10 देखेंगे। तब तक आप इसको देखिए बड़े ध्यान से, और देन वी विल डिस्कस, जस्ट मेक नोट्स एंड देन वी विल डिस्कस 9.10।